नमस्कार मित्रों, रेनेसा क्लासेज ऐप में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं डॉक्टर यश चौधरी आपके साथ पुनः एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के संदर्भ में प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि आरपीएससी कॉलेज सहायक प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा की डेट निर्धारित कर दी गई है और 22 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के पेपर आयोजित होने हैं, ये आप अच्छे से जान चुके हैं। यद्यपि इस बीच में इस बात का अनुमान था कि पहले सेट एग्ज़ाम आयोजित हो जाए तो फिर ये एग्ज़ाम मार्च में जाने की एक संभावना बन रही थी और इस संदर्भ में हमने भी पहले बातचीत की थी। लेकिन मित्रों, आरपीएससी का और कार्मिक विभाग का भी अपनी जगह पर तर्क ठीक है, क्योंकि एक तो इस भर्ती परीक्षा में एक लंबा समय मिल चुका है और अभी भी लगभग 3.5 महीने 100 दिन का हमारे पास समय शेष है। सेट परीक्षा को लेकर के इनका साफ मानना है कि अभी इतनी ही रिक्तियां कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी बची हुई हैं, पदों पर इन्होंने वृद्धि नहीं की है, तो वो वैकेंसी बहुत जल्द दोबारा एक नए विज्ञापन के रूप में निकलने वाली है और उस समय ये सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो अभी ये तय हो चुका है कि आपकी परीक्षा सितंबर के लास्ट में आयोजित हो रही है। और मित्रों, हम जानते हैं कि हिंदी विषय पर तो सबसे पहले यदि किसी का नंबर आता है पेपर देने में तो वो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य वाला। आप देख लीजिए कि 22 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो 22 तारीख को आपका जीएस वाला राजस्थान जीके का 3rd पेपर आयोजित हो जाएगा और जो अगला दिन होगा आपका वो हिंदी साहित्य के पेपर का ही होगा, क्योंकि हिंदी और संस्कृत इन 2 लिटरेचरों का सबसे पहले पेपर आयोजित किया जाता है। इस प्रकार आप ये मान के चले कि 23 सितंबर ये आपकी परीक्षा की निर्धारित तिथि बनेगी और इस दिन आपको अपने भविष्य का फैसला करना है। तो मित्रों, अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है। हम जानते हैं कि ये पेपर अप्रैल में आयोजित हो रहा था और अप्रैल में आयोजित हो रहा था, लेकिन मार्च में ही ये स्थगित हो गया था, मार्च के एंड में। तब से भी हम अब तक देखें तो भी हमारे को एक लंबा समय पढ़ने के लिए मिला है और अभी भी मित्रों 100 दिन हमारे पास शेष हैं। तो अब थोड़ा सा हमको ये देखना है कि हमारे पास अध्ययन करने के लिए लगभग आप 100 दिन भी नहीं तो आप 90+ दिन की बात तो कर ही सकते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए अब 90 दिन शेष बचते हैं। और 90 दिन का मतलब 3 महीने आप मोटे तौर पर मान लीजिए, क्योंकि देखिए जून चल रहा है, लगभग 14-15 दिन तो अभी जून में हमारे पास में मौजूद है। 14 दिन तो हमें यहाँ मिल रहे हैं और उसके पश्चात जुलाई पूरा मिल रहा है, अगस्त पूरा मिल रहा है और सितंबर का भी लगभग पूरा की पूरा हिस्सा, अंतिम 7 दिन आप छोड़ दें यदि, तो सितंबर का माह भी हमको मिल रहा है। तो हमारे पास अब 3 महीने का समय है। अब 3 महीने के समय में आपको किस प्रकार से अध्ययन करना है, कैसे आप 3 माह में इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे, ये आपके पास एक चुनौतीपूर्ण विषय है। वैसे तो आपने पहले भी, ऐसा नहीं है कि आप नए सिरे से अध्ययन कर रहे हैं, पहले भी आपने बहुत अकूत मात्रा में अध्ययन किया है, बस उसको धार लगाने का ये समय है। मित्रों, आप सबसे पहले काम कीजिए, सिलेबस को प्रिंट आउट बाहर निकाल करके अपने दीवार पर चिपका लीजिए। उस दीवार पर जहां आपका बेड है, उस बेड के सिरहाने उठते बैठते जगते सुबह शाम आपको वो सिलेबस पर दृष्टि आपकी पड़नी चाहिए, ताकि आपको बार बार ये एहसास होता रहे कि हमको 10 इकाई पढ़नी है। हिंदी में आपको पता है कि 300 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और हमारे पास फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो हिंदी के होंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन है और जिसमें 5 इकाई और 5 इकाई का प्रावधान है। मित्रों, प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न की एवरेज बनेगी। तो इस प्रकार ये तो पूरा के पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है जो पेपर दूसरा आप देख रहे हैं। 150 क्वेश्चन तो केवल हिंदी साहित्य के इतिहास में से आएंगे और 150 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में, जिसमें भाषा विज्ञान, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र
निर्धारित गद्य और निर्धारित पद्य के पाठ लगे हुए हैं। अब ये हमको देखना है कि इस 10 इकाई में से टोटल जो 300 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें हमको ऐसा कुछ करना है, ऐसा अध्ययन हमें करना है कि हमको यहाँ से 290 क्वेश्चन की अप्रोच प्राप्त हो जाए, जबकि हम जानते हैं कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 8-10 क्वेश्चन आपके गलत जाए मित्रों, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक इकाई से आप यदि एक प्रश्न गलत कर दे रहे हैं तो वो माफ़ी के योग्य है। यदि 30 में से आप 29 प्रश्न सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप पिछड़ चुके हैं। मेरा उद्देश्य आज की क्लास में आपको डराना या भयभीत करना बिल्कुल नहीं है। एक कठोर सच्चाई से मैं आपका सामना करा रहा हूं मित्रों, और मुझे विश्वास है कि तुम बहुत बेहतर करने वाले हो। कोई भी प्रश्न हमारा गलत जाए ही तो जाए ही क्यों, जब हमारी सीमाओं के बंधन के दायरे से बाहर से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है तो हम गलत क्यों करेंगे उत्तर उसका। इसलिए आप ये सोच कर चलेंगे कि आदि काल पर बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी है, कुंजियों की भरमार है, दुनिया भर के साहित्य के इतिहासकार बने लोग फिर रहे हैं और इतनी किताबें मार्केट में हैं, कुंजियां हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। कितना भी ज्ञान पढ़ने के बाद हमको बस करना यह है कि जो 30 सवाल आ रहे हैं वो 30 सवाल में से हमारा एक प्रश्न गलत जाए तो जाए, अन्यथा हमको तो 330 चाहिए। जैसे कि सुपर 30, तो यहाँ प्रत्येक इकाई से सुपर 30 की लड़ाई है। अब मित्रों, ये प्रश्न की आप में अंदर ये अप्रोच विकसित होनी चाहिए कि किस प्रकार का सवाल कहाँ से कैसा आ सकता है। बराबर आप अध्ययन करते समय बराबर अपनी सूक्ष्म दृष्टि रखें कि प्रश्न कहाँ से उठ रहा है, प्रश्न कैसे बन रहा है, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। और आज विस्तार से हम इस पूरे पहलू की बात करेंगे कि इन 10 इकाइयों का आपको अध्ययन कैसे करना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि आप आज से प्रण ले लें कि 10 घंटे हम हिंदी रोज पढ़ेंगे और तकरीबन 4 घंटे राजस्थान की जीएस हम रोज पढ़ेंगे, तो 14 घंटे की स्टडी के साथ में आपकी विजय सुनिश्चित है मित्रों। लेकिन अब वो समय नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ लें, 7 घंटे पढ़ लें। अरे मैं तो सुपीरियर माइंडेड व्यक्ति हूँ, मैं तो 2 घंटे में इतना पढ़ लेता हूँ कि साधारण विद्यार्थी जो 15 घंटे में पढ़ता है। नहीं, यहाँ कछुआ और खरगोश वाली रेस नहीं है, यहाँ सब खरगोश हैं और ऐसे खरगोश हैं जो सोते नहीं हैं, कछुए की तरह निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए मित्रों, ये कंपटीशन बहुत बड़ा भारी कंपटीशन भी है और ध्यान से यदि इसमें डूब जाए आप तो ये बहुत आसान तरीके से आप इसको फाइट कर सकते हैं, इसमें भी कोई दौराए नहीं है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि आपका सिलेबस क्या है और आपकी पढ़ने की रणनीति। तो आप सबसे पहले तो ये प्रण कर लें कि सब कुछ छोड़ करके हमको 14 घंटे का अध्ययन करना है। मेरे इस वीडियो को सुनते हुए, इस व्याख्यान को सुनते हुए विशेषकर महिलाएं इस बात को सोच रही होंगी, पुरुष तो फिर भी नहीं सोचता इतना। क्यों? क्योंकि पुरुष तो नाथ संप्रदाय का अनुयायी होता है, फक्कड़ पड़ता है, उतना बंधन नहीं होता पुरुष पर, ये यकीन मानो, ये सही बात है। स्त्री को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं कि यार अब क्या करें, घर गृहस्थी संभालें, कैसे करें, वो करें। बहुत सारी तो जो घर गृहस्थी के झमेले में नहीं पड़ी हैं वो लड़कियाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी करो, एक कहावत गांव से हम पढ़ते हैं कि मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आप किसी से सहारा लो, काम वाली बाई लगा लो, दाई लगा लो, अपने सासों के पाँव में पड़ जाओ, उनको सपने दिखाओ, पहाड़ों में घुमाऊंगी, मोटर गाड़ियों में घुमाऊंगी, सोना बरसाऊंगी, कंगन लाऊंगी सोने के, ऐसे फेंको। मतलब बड़े बड़े डायलॉग जैसे कि आधुनिक कोचिंग संस्थानों में अध्यापक फेंकते हैं। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखो कि ये काम हमें करना है तो करना है। आप देखेंगे कि 3 महीने की तपस्या आपके पूरे जीवन को निखार देगी। मित्रों, कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस, आरएएस की नौकरी से कम नहीं होती है। सहायक प्रोफेसर का नाम ही अपने आप में ये होता है कि कितना भारी पद है ये। तो ये पद मिलने का मतलब है कि राजस्थान में एसडीएम से बेहतर पोस्ट मानता हूँ मैं कॉलेज सहायक प्रोफेसर के पद को। इसलिए ध्यान रखो, आईएएस आईपीएस के लेवल की नौकरी हाथ से जानी नहीं चाहिए। इतनी आज़ादी है
इतनी उन्मुक्तता है, इतनी स्वच्छंदता है, आपको वो गौरवशाली महिमा मिलेगी। आप जब बैग लटका के जाओगे तो आपको फील होगा, अरे यार क्या, मैं तो एक असामान्य व्यक्ति बन गया हूँ। हालांकि मुझे ये फील कभी होता नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि आपका ज़मीन, आपका आसमान बदल जाएगा मित्रों। तो इतने सपने इन आँखों ने पाल रखे हैं, और न केवल इन 2 आँखों के सपनों की बात नहीं है, बात तो उन बहुत सारी दर्जनों आँखों में जो सपने पल रहे हैं कि सबकी आँखों में सत्य पला, हमारे परिवार के, रिश्तेदार के, आस पड़ोस के, हमारे मित्रों के इतने सपने हैं हमें लेकर के। तो मित्रों, उन सपनों को साकार करने के लिए यदि हम 3 महीने अपने आलस को, प्रमाद को, इन सब को छोड़ करके दिन रात एक कर दें तो मित्रों कोई सौदा घाटे का नहीं है। तो खैर, तो 14 घंटा आप पढ़ने का प्रण करेंगे, जिसमें मेरा मानना है कि 10 और 4 घंटे के एवरेज सबसे औसत है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हिंदी अब हमारी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है तो हम इसको 8 घंटा पढ़ लेंगे, तो 6 घंटे राजस्थान जीके को दे लेंगे, वो आपका अपना लुकआउट है। लेकिन मेरा मानना ये है कि राजस्थान की जीएस की जो 100 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं, इसमें आप 50 क्वेश्चन तो लाइए, क्योंकि ये मेरिट को बहुत निर्धारित करते हैं। अब पिछली बार जिस भी विद्यार्थी का स्कोर 290 और 50 का था, उसको इंटरव्यू के लिए भी मोहताज होना नहीं पड़ा, और फिर इंटरव्यू तो 24 नंबर का है, और वो तो फिर आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं कैसे आपको सेलेक्ट करवाता हूँ इंटरव्यू में। आप पूरा खेल यहाँ है, जूझ जाइए इस चीज़ से। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के संदर्भ में। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है वो मैंने बोर्ड पर लिया है, और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये दिखलाई दे रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर जो प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम, और ये बदला हुआ है, कई बार बदला है, अंतिम रूप से ये बदला हुआ सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहले हम बात कर लें प्रथम प्रश्न पत्र की। तो देखिए, इस प्रथम प्रश्न पत्र में क्या है। इस प्रथम प्रश्न पत्र में सबसे पहले जो इकाई है वो है इकाई 1, यानी कि आपको आपके प्रश्न पत्र में सबसे पहले जिस प्रकृति के सवालों से जूझना है वह प्रकृति होगी भाषा विज्ञान की। तो मित्रों, यह है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, और प्रमुख बोलियों में राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ये सब भाषाओं की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। राजस्थानी भाषा का जो प्राचीन स्वरूप है डिंगल, और डिंगल पिंगल शैली, असल में तो क्या है कि डिंगल और पिंगल ये भाषा नहीं है, ये शैली है। ये मुझसे भी आरपीएससी कॉलेज साहब प्रोफेसर वाले जो साक्षात्कार में और राजस्थान विश्वविद्यालय के इंटरव्यू में पूछा था कि भाई साहब आप बताइए कि डिंगल और पिंगल क्या है, भाषा है या शैली है। असल में ये शैलियाँ हैं। तो डिंगल पिंगल विशेषकर डिंगल और राजस्थान की प्रमुख बोलियों में मारवाड़ी, शेखावटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी और बागड़ी, इनका अध्ययन, इनका क्षेत्र, ये भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जा रही हैं। आप ध्यान रखेंगे कि आपके कम से कम नहीं तो 16 क्वेश्चन यहाँ इस भाषा और बोलियों से संबंधित होंगे, और कम से कम आप ये मान के चलेंगे कि जो राजभाषा आप देख रहे हैं, राजभाषा के रूप में जो संवैधानिक स्थिति है, देवनागरी लिपि की जो विशेषता है, मानकीकरण है, थोड़ा सा देवनागरी लिपि का इतिहास, पिछली बार कुटिल लिपि से जोड़ करके देवनागरी लिपि से सवाल पूछा था। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन, आप यहाँ से 6 क्वेश्चन मान करके चलेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार ये हो जाएंगे लगभग 22 क्वेश्चन, 16 और 4 20 और 2 22, और बाकी बची हुई 8 क्वेश्चन आपके आएंगे ग्रामर से। ग्रामर में भी मुख्य तौर से आप ध्यान रखेंगे कि संधि समास का जो टॉपिक है, और एक शुद्धिकरण पर आरपीएससी का विशेष बल रहता है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इन टॉपिकों को विशेष अच्छे ध्यान से आप पढ़ेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से यहाँ से 30 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं। अब 30 क्वेश्चन में से कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये यूनिट तो बड़ी कठिन है और हमको दिक्कत यहाँ से आती है। मित्रों, सच्चाई तो ये है कि ये यूनिट बहुत आसान है और केवल फैक्चुअल है। यहाँ बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है लगाने की, ये रट्टा मार यूनिट है। आपको सिर्फ इतना रख लेना है कि प्राकृत की किन शाखाओं से अपभ्रंश की कौन सी शाखाओं का विकास हुआ,
और अपभ्रंश के किन रूपों से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं जो 5 हैं और उसकी 18 बोलियां हैं, उन 5 उपभाषाओं का संबंध कौन कौन से अपभ्रंश से रहा है। मसलन सौरसेनी अपभ्रंश का सबसे ज़्यादा योगदान है। सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी निकली है। इस प्रकार से ध्यान रखें, पूर्वी हिंदी में कौन सी शामिल नहीं है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी शामिल नहीं है। 4-5 क्वेश्चन तो लगातार परीक्षा में यहीं से आते हैं। दूसरा, आप हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को बराबर ध्यान रखते हुए चलें कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ये आएंगे कि आप सबसे पहले बात करते हैं तो वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और कैसे अपभ्रंश, अभट्ट, पुराने हिंदी इनका विकास हुआ, समय क्या रहा, ईसा पूर्व वाली जो गणना है और किस प्रकार 11वीं सदी तक यह अपभ्रंश का जो वर्चस्व चला उसका पूछ लेंगे कि पाली का समय क्या रहा है, प्राकृत का समय क्या रहा है। तो समय भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पिछली बार आरपीएससी में क्वेश्चन आया था कॉलेज में कि उत्तर अपभ्रंश से क्या तात्पर्य है। अरे भाई, उत्तर माने बाद में, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में क्या है, अभट्ट। तो उत्तर अपभ्रंश हम कह रहे हैं तो उसका मतलब अभट्ट है। जब हम उत्तर अभट्ट कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है पुरानी हिंदी। और अपभ्रंश का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, किन किन रचनाओं में मिलता है, अभट्ट का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मित्रों, इस प्रकार के सवाल भी परीक्षा में आते हैं। टोटल 30 प्रश्न आएंगे और इसके साथ साथ जो इसमें टॉपिक नहीं है, प्रमुख बोली और भाषाओं से संबंधित जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उनकी भी थोड़ी सी जानकारी रखने में कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार से यहाँ जब आप राजभाषा का अध्ययन करेंगे तो ध्यान रखेंगे संसद के स्तर पर, विधानमंडल के स्तर पर कौन कौन से उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में क्या क्या उपबंध है, 351 में क्या है, 348 में क्या है, 347 में क्या है। संविधान के कौन कौन से भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है, किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से। तो इस प्रकार के सवाल जो कि संवैधानिक प्रावधान से जुड़े हुए हैं पूछे जाएंगे। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में और भाषा में और बोली में इसमें अंतर बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लेना आप। तो मित्रों, ध्यान रहे कि ये जो 30 सवाल है यहाँ से मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो गलत जा सकता है। और ध्यान रखें, मैंने कहा कि भाषिक संस्थाएं जैसे पूछ लिया कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन हैं, तोताराम का नाम आता है, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। और इसके लिए अब जो विद्यार्थी मुझसे सीधे सीधे पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको तो कहीं भटकाव के लिए जगह ही नहीं है। वो तो सीधे सीधे अपने नोट्स बनाएंगे और उन नोट्सों का रिवीजन कर लेंगे और फिर वो मुझको बताएंगे पेपर देने के बाद कि सर भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ ये ऐसा सवाल आ गया एक जो आपके बताए लिखाए हुए नोट्सों में नहीं है। तो फिर मुझे वास्तव में लगेगा कि यार ऐसा पहली बार हुआ है। तो मित्रों, इसकी संभावना ही नहीं है। 30 में से 30 सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे। पर जो विद्यार्थी मुझसे डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरा कहना है कि विशेषकर हरदेव बहारी और भोलानाथ तिवारी को विशेष रूप से आप सहायक बनाएं अध्ययन के लिए। कैलाश चंद भाटिया का काम भी बहुत अच्छा है। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इग्नू के नोट्स आते हैं भाषा विज्ञान से संबंधित। जो विद्यार्थी इग्नू से बीए करता है उनको बुकलेट के रूप में मिलती है, तो वहाँ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बहुत सार्थक नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए आपकी इस भाषा से जुड़ी हुई इकाई को लेकर। और मैं आपको इस बात को दावा के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक भी जो विद्यार्थियों की पढ़ाई शिथिल थी, अब वो भी यदि 14-15 घंटे की रफ्तार में आ जाते हैं तो मित्रों पूरा की पूरा खेल है वो अब इस रफ्तार का है। क्यों, अभी तक कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है तो उन्मुना सा पढ़ रहा है, लेकिन अब सब जाग गए हैं। अब हर व्यक्ति उल्लू और एक प्रकार से कहे तो स्वान बन चुका है। एकदम सचेत, आवाज आने पर तुरंत कान बुगले, वकुल ध्यानम, बुगले का सा ध्यान अब विद्यार्थी साधना कर रहे हैं।
अब कोई तो उस कुंडलिनी जागरण के प्रथम चक्र में है, कोई मूलाधार को पार कर चुका है, स्वाधिष्ठान में आ चुका है, कोई विशुद्ध और कोई तो आज्ञा चक्र को भी पार कर गया है। तो अब ये कुंडलिनी जागरण का समय आ चुका है मित्रों। तो आप ध्यान रखेंगे, ये अप्रोच इस दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है। और देवनागरी लिपि की विशेषता में मैं आपको बता देता हूं कि 2% बराबर मानकर चलेंगे। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है, ध्यान रखेंगे। ये सवाल कई बार पहले भी परीक्षाओं में आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको ये भाषा और व्याकरण की जुड़ी हुई इकाई है। व्याकरण के लिए भी यदि आपको अलग से कोई पुस्तक पूछनी है तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक 9 से 12 की कक्षाओं के लिए एक छोटी सी पुस्तक चलती है, हिंदी व्याकरण रचना करके। वो अकेली पुस्तक जो 200 पन्नों के आसपास की होगी, छोटी सी है, वो पर्याप्त है। वहीं से आप प्रैक्टिस कर लेंगे शब्द शुद्धि की, वाक्य शुद्धि की, संधि समास, उपसर्ग क्रिया विशेषण, वो आपके लिए काफ़ी रहेगी। तो मित्रों एक बात तो हुई ये। तो इस प्रकार से तो आपको पहली इकाई को तैयार कर लेना है। दूसरा देखेंगे कि दूसरी जो इकाई है वो है भारतीय काव्यशास्त्र। मित्रों इसमें क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये काव्यशास्त्र है, ये बड़ा जटिल विषय है। मित्रों असल में काव्यशास्त्र इतना आसान विषय है, और हिंदी के विद्यार्थी जो संवेदनाओं से, जो एक प्रकार से कहे तो भावनाओं से परिचालित है, उसको काव्यशास्त्र में कहाँ दिक्कत है। यदि इस काव्यशास्त्र के लिए कोई दूसरा नाम मैं दूंगा तो वो है भावशास्त्र। आपको करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ ये महसूस करो कि आप उसके भोक्ता हो, आपको कौन सा रस मिल रहा है, कौन सा आप वहाँ अलंकारों की परिभाषाएं हैं, निश्चित रूप से देखकर बहुत आसानी से आप छांट सकते हैं। अब देखिए इसमें काव्य की परिभाषा, अब परिभाषा में क्या है कि जो काव्य के लक्षण होते हैं वो काव्य की परिभाषा ही है। तो काव्य लक्षण को हम काव्य की परिभाषा कह सकते हैं, काव्य की विशेषता कह सकते हैं, काव्य का स्वरूप कह सकते हैं, लेकिन वो हम कह दें कि ये काव्य का उद्देश्य है तो गलत है। मित्रों ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि काव्य लक्षण से क्या तात्पर्य नहीं है। तो सबसे पहले इनको समझिए कि है क्या, काव्य लक्षण क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, साहित्य का स्वरूप असल में है क्या, होना क्या चाहिए। विद्वान लोग लेकर के भरत मुनि से लेकर के और आचार्य विश्वनाथ के बाद पंडित राज जगन्नाथ तक जो संस्कृत समीक्षा शास्त्र के 10-12 बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका क्या दृष्टिकोण रहा है काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साहित्य के स्वरूप को लेकर के, वो एक परंपरा हमको संस्कृत समीक्षा शास्त्र की पढ़नी होती है। तो मित्रों ध्यान रहे कि ये मैथ के से नंबर आपको दिलाते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से 30 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हमको प्रश्न 1 की तो माफ़ी है, लेकिन 2 की माफ़ी अब नहीं होगी। अब देखिए आप भारतीय काव्यशास्त्र में, काव्यशास्त्र से तात्पर्य भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। रस सिद्धांत, साधारणीकरण और विशेषकर रस निष्पत्ति, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे यहीं से। फिर ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत। आप कहोगे कि अलंकार तो नीचे लगे हुए हैं, ये अलंकार अलग है और अलंकार सिद्धांत अलग है। तो अलंकारवादी आचार्य अलंकार के बारे में क्या मानते हैं, रसवादी आचार्य वो अलंकार के बारे में क्या मानते हैं, जो एक बड़ी वैचारिक मतभेद की स्थिति पैदा हुई है, वो सब सवाल परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो मित्रों ध्यान रहे, इन पहलुओं को आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। और निर्धारित जो आपके अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, इन सब के लक्षण बहुत जरूरी है। ऐसे रट्टा लगाने से काम नहीं चलता कि मानो मनो जानो जनो आ गया उत्प्रेक्षा है। आपको पता होना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है, अर्थालंकार की भी कौन सी श्रेणी का है, अभेदपरक श्रेणी का है, दृष्टांत श्रेणी का है, या संभावना परक श्रेणी का है, क्योंकि वहाँ से स्वरूप से जो सवाल आते हैं तो फिर उनको छांटने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे, वो पहलू भी आपको पते होने चाहिए। और अंतर बराबर ध्यान रखो, संदेह भ्रांति मान में क्या अंतर है, वयन सगाई, और फिर इसी प्रकार छंद की परिभाषा, छंद का महत्व और निर्धारित छंदों का अध्ययन करना। ये तो मित्रों ये मैथ के से क्वेश्चन इसमें आएंगे और आपको ऐसे छांटने पड़ेंगे कि 30 में से 30 क्वेश्चन आप कर दो। इसमें आप एक विशेष ध्यान ये रखना
कि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर इसमें वो भी आएगा क्या, अनुभाव, सात्विक अनुभाव वगैरह जो आते हैं। मित्रों, ये जो रस सिद्धांत लगा हुआ है ना, इस रस सिद्धांत में ही रस के अवयव आ गए। इसलिए आपको रसों की पहचान, रस संचारी भावों की पहचान, स्थायी भावों की पहचान, अनुभाव का कौन सा भेद काम कर रहा है, ऐसे तो तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से जहां पूछे जाएंगे वो है रस सिद्धांत, साधारणीकरण, क्योंकि साधारणीकरण और रस निष्पत्ति भी अलग से नहीं बल्कि रस सिद्धांत के ही पार्ट है। तो ध्यान रखेंगे, साधारणीकरण में जो मुख्य तौर से 8-10 विचारक हैं, उन्होंने साधारणीकरण को किस प्रकार से देखा है, समझा है। और रस निष्पत्ति जिसकी व्याख्या मैंने 4 दार्शनिकों के तहत, और उनके दर्शन भी ध्यान रखेंगे कि शंकु का दर्शन कौन सा है, भट्टनायक का कौन सा है, सर्वाधिक मान्य कौन सा है, वो रससूत्र कौन सा है, किन शब्दों की व्याख्या की गई है, उन सब पहलुओं को ध्यान से देखेंगे। और ये जितने भी अलंकार और छंद आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो इनके स्वरूप को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आजकल सवाल छटनी से भी ज़्यादा इस प्रकार के आने लग गए कि अपनौती अलंकार का कौन सा एक लक्षण है अथवा नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है। रस छटवा सकते हैं, स्थायी भाव छटवा लेंगे, तो रस के अवयव या रस के जो अंग हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और ध्वनि सिद्धांत से भी इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं। वक्रोक्ति के तमाम भेदों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे आप। अलंकार सिद्धांत में मुख्य बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अलंकारों का काव्य में महत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और अलंकारवादी आचार्य तो क्या कहते हैं अलंकार के बारे में। याद करो आप, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। लेकिन मम्मट और विश्वनाथ तो ये कहते हैं कि बिना अलंकारों के भी एक अच्छी कविता लिखी जा सकती है। तो किसके लिए क्या साध्य है, क्या साधन है, वो तमाम जो वैचारिक उहापोह है जो मैंने आपको पढ़ाया उसको ध्यान रखना है। 30 प्रश्न यहाँ से आने हैं। कंठस्थ कर लो आप अलंकार को। छंद से कम 2-3 क्वेश्चन आने हैं। फ्री का नंबर है। किसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कौन सा सममात्रिक है, कौन सा अर्धसममात्रिक है, कौन सा विषम मात्रिक है, कौन सा वार्णिक छंद है, ध्यान रखें। तो इनके लक्षण और यहाँ से भी तैयार रखें कि छंद का कौन सा एक महत्व नहीं है। कई बार बहुत सामान्य से क्वेश्चन आ जाते हैं कि छंद का कौन सा एक घटक नहीं है। तो यति, गति, लय और चरण। तो यति, गति और लय छंद के 3 घटक होते हैं, यति, गति और लय। लेकिन चरण है वो एक अलग चीज़ है। तो ऐसे बहुत सामान्य से दिखने वाले सवाल जिसको कई बार हम गलत कर देते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है। छंद का सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि कविता सुसंबद्धित होती है, अनियंत्रित होने से बच जाती है। कविता में संगीतात्मकता, लयात्मकता का समावेश होता है। विस्तार से मैंने आपको समझाया है छंद का महत्व क्या है। पंत ने पल्लव की भूमिका में विस्तार से विचार किया है। और इसी छंद के साथ साथ मुक्त छंद का नाम भले ही इसमें नहीं आ रहा, लेकिन मुक्त छंद के बारे में बराबर ध्यान रखेंगे। मुक्त छंद खुल गई छंद के बंद पंक्ति बड़ी चर्चित है, किसकी है, पंत की। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है, निराला। नूपुर के स्वर मंद रहे जब तक न चरण स्वच्छंद रहे, किसकी पंक्ति है। तो इस प्रकार के सवाल वो भी परीक्षा में आते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे। तो 30 प्रश्न हमको यहाँ से प्राप्त करने हैं। एक भी क्वेश्चन गलत हमारा नहीं जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम एक एक टॉपिक का अध्ययन इस प्रकार से करें कि कोई भी टॉपिक हमारा छूट ना जाए। कि मालूम चले कि यार अलंकार सिद्धांत अलग से भी था क्या, वो तो हमने देखा ही नहीं। हमने तो अलंकारों में सीधा सीधा पढ़ लिया, लेकिन अलंकार सिद्धांत से भी, सिद्धांत एक अलग चीज़ है। और सिद्धांत में भामा की, दंडी, उद्भट, इन सब की थ्योरी आती है। तो मित्रों ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। इसके बाद में जो आपकी एक निर्णायक यूनिट है वो है इकाई 3, और ये है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। मित्रों ये वो इकाई है जिसका नाम सुनते ही विद्यार्थी कई बार कांपने लगते हैं कि यार ये तो बहुत खतरनाक यूनिट है गुरुजी, इसमें 29 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम 30 में से, क्योंकि इसमें तो 8-10 बन जाए वही बहुत है। नहीं, उस प्रकार से पढ़िए इसको आप। इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न आएंगे। कुछ तो प्रश्न इतने आसान आएंगे कि आपको हैरानी होगी कि उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, लॉन्जाइनस। बोले हाथ तेरी की, बोले ये कोई क्वेश्चन हुआ।
लेकिन क्वेश्चन इसमें गहरे भी आएंगे, इस बात के लिए भी तैयार रहे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पुटअप होने वाले हैं वो है प्लेटो और अरस्तू से। प्लेटो और अरस्तू से तकरीबन 8 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं। प्लेटो एक बहुत बड़े विचारक है, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र वहाँ से प्रारंभ होता है, और आदर्श राज्य को केंद्र में रख कर के जो काव्य के संदर्भ में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और किस प्रकार काव्य को अनैतिकता से जोड़कर देखा और कैसे प्लेटो ने विरेचन सिद्धांत में प्लेटो की इस बात को अस्वीकार किया और काव्य के महत्व को स्थापित किया। मैंने विस्तार से आपको ये प्लेटो और अरस्तू और तुलनात्मक विचार से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे तो कौन सा आदर्शवादी विचारक है, कौन से यथार्थवादी है। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि प्लेटो विचारधारा में तो आदर्शवादी है, लेकिन उनका अनुकरण देखने की जो दृष्टि है, उनका अनुकरण वाला दृष्टि वो यथार्थवादी है। जबकि अरस्तू के साथ क्या है कि अरस्तु विचारक जो है वो तो है यथार्थवादी, लेकिन उनकी अनुकरण वाली जो दृष्टि है वो है आदर्शवादी। तो सब गुड्डम गुड्डा हो जाता है। तो बहुत बारीकी से उस पर ध्यान रखना है। प्रश्न बड़ी मात्रा में यहाँ से आते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर को भी पता होता है कि विद्यार्थी कहाँ चूक जाता है। और मित्रों, इस संदर्भ में ध्यान रखेंगे क्रोचे जिसका अव्यंजना सिद्धांत है, यहाँ से तकरीबन आप मान के चलेंगे कि एक एक दो क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में से आएंगे। प्लेटो और अरस्तू से तो आप 8 क्वेश्चन मानकर चलेंगे। फिर क्रोचे से भी 1 या 2 क्वेश्चन आना है। कॉलरिज से भी वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। इलियट से भी वो कोशिश करेगा कि कम से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि परंपरा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद से भी क्वेश्चन आना है। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है और आधुनिकता से इसका क्या अंतर है। संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मैंने इन सब पर डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि उत्तर आधुनिकतावाद को अब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो उत्तर आधुनिकतावाद से आप 1 क्वेश्चन तो मान के चले, और देरिदा का विखंडनवाद 1 क्वेश्चन यहाँ से भी, टोटल 30 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि कौन सी एक कहानी उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित है, तो उदय प्रकाश की कहानी, उसका उत्तर था वारेन हेस्टिंग्स का सांड। इस प्रकार से मैंने और भी रचनाओं के नाम लिखाए हैं जो उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित है। और ये बताया मैंने आपको विस्तार से कि आधुनिकता की संकल्पना एक अलग है और उत्तर आधुनिकता वो एक अलग दृष्टिकोण है। तो मित्रों, ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो 30 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं, ये आपके लिए एक चुनौती भरी यूनिट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ये यूनिट हिंदी की कम और फिलॉसफी की आपको ज़्यादा लगेगी। एक प्रकार से कहे तो ये दर्शन शास्त्र का सा विषय आ गया। लेकिन जो प्रबुद्ध विद्यार्थी है उसका पूरा फोकस इस पर रहेगा और वो कोशिश करेगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं जा पाए, क्योंकि ये मान के चलो कि और सभी यूनिट में से आप अच्छा बना पा रहे हैं, 30 ला रहे हैं, 29 बना पा रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर के आपके 15 ही बन पाए, तो आप एकदम से 15 क्वेश्चन से कट गए, तो भारी क्षति हमको वहाँ से मिल जाएगी। इसलिए जिसकी भी ये यूनिट कमज़ोर है पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, उसको सलाह है कि वो बहुत डूब के तैयारी करे। और ये नहीं कि लॉन्जाइनस के उदात्त के जो 5 तत्व हमने पढ़ लिए, क्रम भी याद है, नहीं, बल्कि उसके अंदर भी उदात्त भाव क्या है, उदात्त विचार क्या है, बल्कि पेरी इप्सुस के किस अध्याय में किस तत्व को उन्होंने डिस्कस किया, किसको संबोधित करते हुए उसने पुस्तक लिखी, किस शैली में लिखी, वो तमाम बातें मैंने विस्तार से आपके सामने डिस्कस किया था। कई बार तो यही सवाल आता रहता है कि लॉन्जाइनस का जो उदात्त सिद्धांत है, इसकी तुलना हम किस भारतीय सिद्धांत से कर सकते हैं, तो रीति संप्रदाय। और रीति संप्रदाय ध्यान रखेंगे आप, वैसे रीति संप्रदाय विकल्प में नहीं होगा तो हम वक्रोक्ति संप्रदाय भी उसका उत्तर करेंगे। ये 2 सिद्धांतों से निकट का सिद्धांत है, लेकिन प्राथमिकता में हम आचार्य वामन का रीति सिद्धांत की बात करेंगे, उससे निकट का सिद्धांत है। तो लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत में कौन कौन से अंतरंग तत्व है, कौन कौन से बहिरंग तत्व हैं, उन सब पहलुओं को आप जानेंगे। और उदात्त है क्या, प्रश्न आ जाएगा कि लॉन्जाइनस के उदात्त संबंधी स्वरूप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो उस प्रकार की प्रश्नावली का विशेष आपको ध्यान रखना है। मित्रों, ये यूनिट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, चयन में ये बहुत निर्णायक भूमिका अपनी निभाएगी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इकाई 3 से 30 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। मित्रों, मुझे तो ये लगता है कि पूरे की पूरे 10 इकाई में, 10 यूनिट में सबसे आसान यदि कोई यूनिट है तो मित्रों वो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र।
बस ये है कि थोड़ा सा फिलोसफर बनना पड़ता है इसको पढ़ने के लिए, और प्रैक्टिस के लिए तो मैंने इसमें ढेरों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। अरे भाई प्लेटो है, अरस्तु है, क्वेश्चन आने हैं 7-8, मैंने तो 100 क्वेश्चन आपको वहाँ प्रैक्टिस कराए हैं कम से कम। क्रोचे है, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, क्वेश्चन तो 1-2 ही आने हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और इसके पश्चात हम आगे चलें। अगली इकाई है 4। अब ये इकाई ऐसी है जो साहित्य का पान करने वाले सच्चे विद्यार्थी है उनको तो आता है मजा, वरना मिलती है सजा कि यार आप पढ़िए इन पदों को। तो मित्रों इसमें क्या है, आप इनको काउंट करेंगे पृथ्वीराज रासो से लेकर के घनानंद तक आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रचनाकार लगे हुए हैं, और 8 रचनाकार लगे हुए हैं और प्रश्न आने हैं 30। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक रचनाकार से 3 या 4, क्योंकि किसी से 4 भी आएगा, क्योंकि 3 के हिसाब से तो 8 या 24 हो जाएगा, और 4 के हिसाब से 8 चौके 32 हो जाएगा, तो 32 भी 2 आगे निकल रहे हैं। तो ध्यान रखें प्रत्येक इकाई से 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं। पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय पढ़िए, इतना मजा आएगा आपको। कौन से नंबर का है यही पूछ लेंगे आपसे परीक्षा में। 20वें नंबर का जो समय है वो है पद्मावती समय। कई बार तो यही पूछते हैं कि पद्मावती समय किस रचनाकांड से, तो लोग पद्मावत उत्तर कर देते हैं उसका। तो सरलीकरण का शिकार नहीं होना है। पद्मावती की चाल है, चालों के प्रकार हैं, बहुत सारे उपमान आ रहे हैं, कौन से उपमे के लिए आ रहा है, भंवरा किसके लिए आ रहा है, मृग किसके लिए आ रहा है, हंस वाली चाल की विशेषता क्या है, मृग किसके लिए आ रहा है, वो गति 3 बताइए कि या तो गति है हंस की, या तो गति है हथनी की, हाथी की, और या गति है सिंगनी की। तो गौरवशाली गति के लिए सिंह, मदमस्त चाल के लिए हाथी, और धीमी मंथर गति के लिए आता है हंस गति। पूरे पहलुओं को देखिए, कितनी सेना थी, किस किससे युद्ध हुआ, कौन सा समुद्र शिखर का कौन राजा, कुमुदमणि कहाँ का राजा, विजयपाल वगैरह, पूरा प्रसंग बहुत मज़ेदार है। और बहुत संभावना है कि यहाँ से वो अलंकार भी पूछ ले। वो तोता जो झपट्टा मारता है कि बिंबाफल मान करके वो पूछ लेंगे आपसे कि कौन सा है भ्रांतिमान अलंकार। तो वो आप ध्यान रखेंगे कि भावार्थ पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ महत्वपूर्ण शब्दार्थ नहीं है, महत्वपूर्ण है भावार्थ। मीरा मुक्तावली के आप जब पूरे पदों को पढ़ेंगे तो 101 पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, लेकिन खूब समय मिला है, इस बीच आपने खूब पढ़ा भी होगा। मीराबाई की रचना धर्मिता का कौन सा अनिवार्य पहलू नहीं है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मीराबाई की कविता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके गीति काव्य में कौन कौन से भाव देखने को मिल रहे हैं। और फिर पूछेंगे कि बसो मोर नैनन में कौन, तो केवल नंदलाल चलेगा, ना गिरधर गोपाल चलेगा, ना नंदनंदन चलेगा, बसो मोर नैनन में नंदलाल। मीराबाई अपने नेत्रों में किसको बसाना चाहती है? 4 विकल्प में कृष्ण के पर्यायवाची ही होंगे, लेकिन उत्तर होगा नंदलाल। इस प्रकार से जो खास खास है, आसवन सींच सींची प्रेम बेली बोई, तो आसवन प्रेम रूपी बोली बेली बोई, वो रूपक अलंकार आ गया। पिछली बार कॉलेज में ही क्वेश्चन आया था। तो अलंकार के दृष्टिकोण से मैंने कहा कि भावार्थ काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रश्न यहाँ से बनेंगे, और उसके 2 फायदे होते हैं पेपर सेटर को कि वो काव्य शास्त्र से भी सवाल पूछ लेता है और वो निर्धारित रचनाओं से भी सवाल उसका पूछा गया। इस संदर्भ में मित्रों कबीर ग्रंथावली है, और कबीर ग्रंथावली में आप देखेंगे कि गुरुदेव को अंग और 20 पद, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो मैंने निर्धारित रूप से आपको पढ़ाए हैं बस वही ध्यान रखेंगे। और विशेषकर जो कुंडलिनी आ रही हैं, द्वादश चक्र आ गया, वो किसके लिए आ गया, कबीरदास की भाषा कौन सी है जो साखियों में मिल रही है, जो उसकी वाणियों में मिल रही है, विशेष ध्यान रखेंगे। गुरुदेव का अंग कौन से नंबर पर आ रहा है, विरह का अंग किस नंबर पर आ रहा है, सब चीज़ों को आपको देखना है। और कबीर पर कौन कौन से और काम हुए हैं, कबीर की रचना धर्मिता से सवाल आना सामान्य चीज़ है, पर पाठ में से भी सवाल पूछे जाएंगे। परम ब्रह्म को तेज को कैसो है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखो ही परवान। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। जो बहुत चर्चित पंक्ति हैं वो सीधे सीधे पंक्ति पूछी जाती हैं कि किसकी है? कबीर की। तो मित्रों ऐसे ही मीरा मुक्तावली, नरोत्तम दास स्वामी, एक तो ये स्वामियों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए वैसे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ जाते हैं इन चक्करों में। तो खैर नरोत्तम दास स्वामी की मीरा मुक्तावली ध्यान रखेंगे। भ्रमर गीत सार रामचंद्र शुक्ल के जो पद निर्धारित लगे हुए हैं,
कि फाटक देके हाटक देके फाटक देके हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। क्या है फाटक, क्या है हाटक? अब आप कहोगे कि नहीं सर फाटक तो फटकन है, या फटकन कह दो उसको, या मूल्यहीन पदार्थ है, और जो हाटक है वो स्वर्ण के लिए आ रहा है। लेकिन ये तो केवल उसके शब्दार्थ हैं। भावार्थ पूछेगा कि हाटक क्या है, कृष्ण का सगुण प्रेम है हाटक, फाटक क्या है, निर्गुण भ्रम है फाटक। तो इस प्रकार की जो प्रतीकात्मक शब्दावली है उसका ध्यान रखेंगे। वैसे ही जायसी ग्रंथावली, नागमती वियोग खंड पढ़िए, कितने पशु पक्षी, कितने ग्रह नक्षत्र, और नक्षत्र से ध्यान रखें विशेषकर। जायसी ने इतने नक्षत्र गिनाए हैं, तो नक्षत्रों से सवाल पूछ लेंगे। 2-2 क्वेश्चन पूछने में क्या लगता है? तो मित्रों इन पदों को आपको पढ़ना चाहिए। भले ही इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हर विद्यार्थी इन यूनिटों को गंभीरता से नहीं पढ़ता है। और यहाँ से 30 प्रश्न आएंगे, और असली साहित्य की परख तो फिर इन्हीं यूनिटों से होगी, गद्य पद्य के पाठों से ही होगी। सच तो ये है कि जैसे ही आप कॉलेज को ज्वाइन करोगे तो बच्चों को सबसे पहले तो यही पाठ पढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए इन पाठों को विशेष ध्यान रखेंगे। तुलसीदास की विनय पत्रिका और बिहारी रत्नाकर की निर्धारित 25 प्रारंभिक दोहे, जहाँ से खूब क्वेश्चन बनेंगे। अलंकार पूछेंगे, रस के अंग पूछ लेंगे, संचारी पूछ लेंगे, सात्विक अनुभाव वगैरह वगैरह, ये सब। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, तो इसमें कौन सा, तो वो एक बार सेकंड ग्रेड में आया था, संयोग श्रृंगार रस। ऐसे हाव भावों से क्वेश्चन बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं मित्रों। और घनानंद कवित्व से भी आप 2 क्वेश्चन कम से कम मानकर चलेंगे। तो इस प्रकार इस यूनिट का अध्ययन करने के लिए हमारे पास अब इसमें दिक्कत बच्चों को ये आ रही है कि जो सीधे सीधे क्लास से पढ़ रहा है दिक्कत उसको तो नहीं है, लेकिन अब मैटर कहाँ से लाए हो। और चलो मैटर तो वो ले भी आएगा, इनके पद वगैरह है कहीं से मिल भी जाएंगे, लेकिन अब जो व्याख्या उसकी मिल रही है मार्केट में, वो कुंजी छाप व्याख्या, वो पढ़ना और नहीं पढ़ना उसका कोई अर्थ नहीं है, वो सब व्यर्थ हैं। तो ये यूनिट तो विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए, और ये निर्धारित जो इकाई 4 और इकाई 5 है। तो मित्रों इसकी व्याख्या कौन करे, सवाल ये है। अब मैंने कहा कि व्याख्याओं के लिए बहुत सारे तथाकथित अध्यापक अपना प्रयास भी कर रहे हैं, पर वो बेचारे ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो खुद पढ़ा भी रहे हैं और वो खुद इस पेपर भी दे रहे हैं, कॉलेज वाले पेपर में वो बैठ रहे हैं और बेचारे वो फेल भी होंगे, लेकिन बच्चों को वो ये कहकर पढ़ा रहे हैं कि मैं फला का प्रोफेसर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और वो गुमराह हो रहे हैं। बेचारे क्या करेंगे, अबोध बच्चे हैं। लेकिन बच्चों में इतने भी बच्चे नहीं होते हैं। जो कॉलेज की तैयारी करने वाला विद्यार्थी तकरीबन 23 साल से तो ऊपर का होता ही है। अब उसको यदि अपने गुरु की परख ही नहीं है, पहचान करने की कला ही नहीं है, तो क्षमा करना उसका जीवन तो फिर ऐसे ही कटेगा। और राम लपेटे में आ गया तो आ गया, नहीं तो उसका यही काम है कि चलता रहेगा। मैं तो डेरा है, बन जा रहा है डेरा है। तो मित्रों ये परख तो करो। परख तो हम 18 साल की उम्र में सोच लिया था कि हमें किन से पढ़ना है, तो वो चयन की स्वतंत्रता आप देखिए ना, शादी ब्याह के टाइम पे देखिए आप, यदि एक चयन हमारा गलत होता है तो पूरा ज्ञान, ध्यान, डिग्रियां सब बर्बाद। जिंदगी में क्या बचता है? तलाक, डिवोर्स, एकाकीपन, घुटन, पीड़ा, कुंठा। और वो जैसे शादी ब्याहों के समय चयन होता है, ये भी एक शैक्षणिक उपलब्धियों के चयन में है। अरे आप जिससे पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा इतना तो जान लो कि वो विद्यार्थी अभी भी विद्यार्थी है या वास्तव में उसने कोई सफलता प्राप्त कर ली। ये लड़ते हैं उनसे, ये कबीर, जायसी, तुलसी गाली बकते हैं उनको कि हमको और क्यों बदनाम करे फिरते हो, लायक से हमको पढ़ा होता तो तुम भी कहीं अच्छे जॉब कर रहे होते। लेकिन मज़ेदार बात यह है और हैरानी की बात, और पिछले 20 दिन से लगातार जो मेरे बच्चे सूचना मुझे दे रहे हैं वो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, स्कूलों में लेक्चर लगे हुए हैं। वो विद्यार्थी उस व्यक्ति से पढ़ रहे हैं जो लगातार 4 बार स्कूल लेक्चरर में फेल हो रहा है। और जब उनको ये मालूम चल रहा है कि अच्छा हम तो फंस गए, अब क्या करें, अब कुछ मत करो, अब फंसे रहो। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, चयन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप इन पहलुओं को ध्यान से रखिए। अब आप देखिए, आप कहोगे कि गुरुजी है ना कई बार ऐसी बात कर देते हैं, घमंड जैसी बात कर देते हैं। देखो सुनो, मनुष्य का जीवन नश्वर है तो उसमें घमंड तो खैर क्या होगा, बड़े बड़े राजाओं के राजपाट सब यहीं पड़े हुए हैं, ज्ञान ध्यान क्या, आइंस्टीन तक आदमी पैदा हुआ मर गया, तो घमंड तो बात क्या है। लेकिन एक चीज़ का मुझे घमंड है और मैं करूँगा। आप 23 सितंबर को जब पेपर देकर आओगे तो मेरी ये बहुत गहरी जिज्ञासा है
कि आखिर ऐसा कौन सा सवाल परीक्षा में आ गया जो मैंने डिस्कस नहीं किया। क्या मीरा मुक्तावली से ऐसा कोई आ गया? क्या भ्रमर गीत से आ गया? ये सूरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसी, इनसे जो दशकों पुराना जो याराना है, ये मुझको कैसे धोखा दे सकते हैं कि कोई प्रश्न बच के निकल जाए? तो मित्रों, इस मामले में पागल हूँ और इसलिए मैं डूब कर पढ़ाता हूँ। मेरे विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि पहले जब मैं विषय में उतरता हूँ तो मेरे लिए अंधेरे में कविता पढ़ाना केवल कविता पढ़ाना नहीं है, मैं उस घुटन को महसूस करता हूँ। 15 क्लास होने के बाद भी मुझे लगा कि अब से निकलना चाहिए, मैं तड़प रहा हूँ, उससे निकला तो आगे और एक नई चीज़ मिल रही है। तो मैं जिस विषय में होता हूँ उसमें पहले डूबता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ और फिर दावा और अधिकार के साथ कहता हूँ कि अब यदि मेरे पढ़ाए हुए से बाहर सवाल आता है तो मेरे पढ़ाने को धिक्कार है, मेरे प्रोफेसर होने को धिक्कार है, फिर मुझे वो काम करना ही नहीं चाहिए जिस चीज़ का मैं हरफन मौला हूँ, और वो चीज़ मुझसे बाहर से आ जाए तो मेरे होने के अस्तित्व पर ही संकट है। अब इतने आत्मविश्वास के साथ खड़ा होकर मैं आपको कह रहा हूँ कि 23 सितंबर को मूल्यांकन आपका नहीं होगा, मूल्यांकन होगा मेरा। आप यदि ये ना कह दो कि गुरुजी ये पेपर कहीं आपने ही तो नहीं बनाया, ये हो क्या रहा है, तो मेरा नाम डॉक्टर ए.एस. चौधरी नहीं है। मैं पागल हूँ और पागल जैसी बातें करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसी बात करने का अधिकार है। अब जब मैं इतने आत्मविश्वास के साथ ये सब बातें खुलेआम कह रहा हूँ, हजारों विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसी राह पर 3 महीने चल लें जिस राह पर मैं तुम्हें संकेत कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो आप स्वयं जानते हैं, आपकी स्वयं की मर्जी है। तो मित्रों, ये इकाई 4 में जो 30 क्वेश्चन आने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भांति ये भी एक एक पहलू का, कोई शब्द आ रहा है उसका अर्थ भी जाने, भावार्थ से मुख्य तौर से काव्यशास्त्रीय पहलू से सवाल आएंगे और ऐसे सवालों के लिए बराबर तैयार रहना। जायसी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सूरदास के भ्रमर गीत की कौन सी एक विशेषता नहीं है, तुलसीदास की विनय पत्रिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पिछली बार तो रामचंद्र शुक्ल का ही कथन आ गया था विनय पत्रिका में कि भक्ति के संदर्भ में ऐसा ग्रंथ तो खोजने से ना मिले। बहुत शानदार कथन जो आते हैं आलोचकों के, वो पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों, इन पहलुओं का ध्यान रखें। और इसके पश्चात इसकी इकाई 5 आधुनिक काल के पाठ लगे हुए हैं, जिसमें 3 तो एक कविताएं हैं। अब आप देखिए, इन 3 कविताओं से आप कम से कम 15 क्वेश्चन मान करके चलेंगे, 5 5 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 क्वेश्चन तो इससे पहले गए हैं, वो भी पूरे पद्य के पाठ हैं, और 15 प्रश्न यहां से आ रहे हैं, तो 45 टोटल 60 क्वेश्चन इन 2 इकाइयों में से 45 क्वेश्चन तो केवल पद्य नहीं ले लिए। अब आप सोचिए पद्य का कितना महत्व है। और गद्य में से बाकी जो आप देख रहे हैं मित्रों, यहां से टोटल आप 15 कम कर लेंगे तो टोटल बचे क्वेश्चन कितने, 15। अब आप इससे यह अनुमान लगा लो कि कामायनी, राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में कितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। केवल एक रचना यदि आपकी कमजोर रह गई, केवल अंधेरे में या राम की शक्ति पूजा एक रचना कमजोर रह गई, तो सीधे सीधे आपके 5% डूबने वाले हैं। अंधेरे में कविता में प्रतीक योजना के बम्पर सवाल, कम से कम 5 सवाल आप देखेंगे। बरगद किसका प्रतीक है, शिशु किसका प्रतीक है, प्रतिमाएं आ रही हैं किसका प्रतीक है, कौन है ये रक्तालोक स्नात पुरुष। चर्चित पंक्ति आ गई कि यह न समय जूझना ही तय है, किस खंड से है, भागता में गली घूम गया कई मोड़, कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई। सब बहुत चर्चित पंक्तियां, किस किस में क्या क्या आ रहा है, कितने खंडों की कविता है, और वो सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पूरी पृष्ठभूमि, ऐसे ही राम की शक्ति पूजा की पूरी व्यूह रचना, कामायनी के दोनों सर्गों का बहुत गहरा अध्ययन, पंक्ति पूछ लेंगे किस सर्ग में से है। और भाई गोदान, प्रेमचंद का त्यागपत्र, महाभोज, ये वैसे तो खैर आपने पढ़ ही लिए होंगे। बाकी जितना मैंने आपको बोर्ड पर पढ़ाया समझाया है, जो कथन आपको लिखाए हैं, जो फैक्ट लिखाए हैं, वो उतना काफ़ी है। कौन कौन सी इन पर फिल्म बनी है, फिल्म कई बार पूछ लेते हैं। निबंधों में श्रद्धा और भक्ति से एक क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी से, और एक क्वेश्चन कुबीर नाथ राय से राघव करुणो रसे, जो गंधमादन से लिया गया है। पूरा गंधमादन पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो इस प्रकार से मित्रों कुछ निर्धारित कहानियां लगी हुई हैं। बहुत शानदार कहानी है। उसने कहा था कफन, पुरस्कार, पात्र योजना और कथन महत्वपूर्ण है। दो साधु जो घीसू और माधव के बारे में जब चित्रण किया लेखक ने, वो पूछ लिया पिछली बार कॉलेज वाले में। तो आर्द्रा नक्षत्र था, आसमान में बादल उमड़ रहे थे। किस कहानी की शुरुआत है? पुरस्कार के संदर्भ में। और इनकी रचना धर्मिता मित्रों ये भी आप बराबर ध्यान रखेंगे कि जैनेन्द्र कोर्स में आ गया, प्रेमचंद आ गया तो प्रेमचंद के पूरे उपन्यास, चर्चित कहानियों का कालक्रम, जैनेन्द्र के उपन्यास, जैनेन्द्र के निबंध, इनका कालक्रम ध्यान रखेंगे। विशेषकर जैनेन्द्र के कहानी संग्रह भी। यही बात मन्नू भंडारी पे लागू होती है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृतियों का कालक्रम ध्यान रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास और निबंध संग्रहों का कालक्रम ध्यान रखेंगे। जो कालक्रम वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके विशिष्ट साहित्यकारों से इसी प्रकार से आते हैं। और गुलेरी की 3 कहानियाँ, जो सुख में जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था, ध्यान रखेंगे। इनकी पुरानी हिंदी और वो जो चर्चित आलोचना करती हैं, निबंध है कछुआ धर्म और मारिसी मुई कुठाओं, वो आपसे पूछ लेंगे। जयशंकर प्रसाद की जो 5 कहानी संग्रह हैं उसको क्रम से याद रखना, तीनों उपन्यासों का क्रम याद रखना, तारीख याद रखनी है। उसी प्रकार से आगे की रचना धर्मिता और रोज कहानी, और इन कहानियों की केंद्रीय समस्या क्या है वो तो आपको समझना ही समझना है। वहाँ से तो एक एक प्रश्न आना ही है इन कहानियों से। और उसके अलावा अज्ञे और ये विजयदान देथा जो महत्वपूर्ण रचनाकार लगे हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा व्रत साहित्य से कालक्रम का सवाल आना तय है। मेरी तिब्बत यात्रा से 2 प्रश्न शब्दावली से आना तय है। तो मित्रों इस प्रकार से ये 5 इकाई हैं जिसमें से 150 क्वेश्चन आने हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन 150 क्वेश्चन में से हम बहुत आसानी से 145 क्वेश्चन का स्कोर हासिल कर सकते हैं, बहुत आसानी से। कैसे? कि आप ये ध्यान रखो कि भाई सिलेबस की डिमांड ये है और ये मैटर हमारे पास उपलब्ध है। उसकी व्याख्या पढ़ो, उसको समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो। तो इस प्रकार से आपको पता होगा कि भाई 4-5 ही जो 5 इकाई हमारी निश्चित रूप से लगी हुई है, प्रत्येक इकाई से सवाल आने हैं। तो हमारा कौन कौन सा टॉपिक कमज़ोर है और किस किस टॉपिक पर हमको विशेष ध्यान देना है, इसके लिए आप सिलेबस को अपने दीवार पर चिपका लीजिए। तो ये मामला हुआ प्रथम प्रश्न पत्र का। और मित्रों दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो हम जानते हैं पूरा की पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है। और हिंदी साहित्य के इतिहास से सवाल रचनाकार से तो आएंगे आधे, और आधे क्वेश्चन आएंगे कौन सा सही नहीं है, सिद्ध साहित्य की कौन सी एक विशेषता नहीं है, सिद्ध और नाथों में कौन सा एक अंतर सही है, जैन साहित्य की विशिष्टता नहीं है, रासो साहित्य की कौन सी एक विशेषता सही नहीं है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे मित्रों। आदिकाल सबसे पहली जो यूनिट है वो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के साथ में आदिकाल। और इस यूनिट से 30 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा गारसा दत्तासी से लेकर के और 2003 में जो सुमन राजे तक का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास आया है। मुख्य तौर से 4 रचनाओं को लेकर क्रम से भी लगवा सकते हैं। काल विभाजन और नामकरण पर ध्यान दो, क्या क्या नामकरण हुआ है आदिकाल का, कब से कब तक का समय माना है विभिन्न आलोचकों ने। सबसे ज़्यादा मान्य मत तो डॉक्टर नगेंद्र का है, हालांकि वो एक संपादक इतिहासकार हैं। प्रमुख इतिहास ग्रंथों का परिचय ध्यान रखेंगे। और आदिकाल में जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के तहत जो प्रवृत्तियां हैं, पूरा फोकस करना आप प्रवृत्तियों पर, चाहे वो सिद्धों की हो, नाथों की हो, जैनों की हो, रासो साहित्य की हो। और उसके अलावा आप देखिए यहाँ आपको वो रचनाएं नहीं दिख रही हैं लिखी हुई। यहाँ ये तो लिखा हुआ दिख रहा है कि भाई रचनाओं में सरेपा, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, नरपति नाले, अमीर खुसरो और विद्यापति का नाम है, तो हम यही पढ़ेंगे। नहीं, आप रोड़ा की राउरवेल पढ़ेंगे, आप उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी पढ़ेंगे, वर्ण रत्नाकर भी पढ़ेंगे, रणमल छंद भी पढ़ेंगे, प्राकृत पैंगलम भी पढ़ेंगे, आप ढोला मारूरा दोहा भी पढ़ेंगे। आपको जानकारी जो है संदेश रासक की भी होनी चाहिए, आपको जो है जानकारी बसंत विलास की भी होनी चाहिए। उन सब से क्वेश्चन परीक्षा में आना है। ध्यान रखेंगे। ये तो केवल नाम भर ले देते हैं कुछ प्रतिनिधि कवियों का। तो मित्रों इस प्रकार से जो 30 प्रश्न है बहुत आसानी के साथ में आप इन्हें कर पाएंगे। बस शर्त ये है
कौन कौन से सिद्ध रचनाकार हुए हैं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। ऐसे ही नाथों में, जैनों में, चारण साहित्यों में आप ध्यान रखेंगे और इनकी प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान देंगे। ऐसे भी सवाल आएंगे कि राउरवेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो राउरवेल के बारे में जो महत्वपूर्ण 8-10 उसकी जो प्रवृत्ति निकल रही है कि नक्सिक परंपरा की शुरुआत है, शिलांकित रचना है, प्राचीनतम गद्यपद चंपू शैली का प्रयोग हुआ है, किसी होनी नारी की प्रशंसा में नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत मिलती है। इन सब जानकारियों को रख लेंगे। 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, अवधि का प्रारंभिक रूप भी यहाँ देखने को मिलता है, तो मित्रों उससे हमारा काम हो जाता है। तो इन पहलुओं को आप बराबर ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम इन्हीं कवियों को पढ़ेंगे और कि हमने तो बस इसमें पढ़ लिया, नरपति नाले का नाम है तो चंद्रवरदाई का नाम है, बाकी तो और हमको पढ़ना ही नहीं है, जगनिक को नहीं पढ़ना है। उन सब रचनाओं को पूछा जाएगा आपसे, इसलिए ध्यान रखेंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और यहाँ राजस्थान के विद्यार्थी यहाँ से 30 में से 30 क्वेश्चन सही करेंगे भी, मुझे उम्मीद है। इसलिए ध्यान रखेंगे मित्रों, आदिकाल सर्वस्व है, इसमें सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और भक्ति काल की यूनिट से 30 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें अब जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो एक तो देखो पृष्ठभूमि तो हमको जाननी होती है, बाकी भक्ति आंदोलन का उस समय कैसा था, उसके उदय को लेकर के बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग कहना है। उदय की पृष्ठभूमि को अच्छे से पढ़ना, उसका अखिल भारतीय स्वरूप, असम में कौन है, तमिलनाडु में कौन है, अक्क महादेवी कहाँ नेतृत्व कर रही है, शंकर देव कहाँ नेतृत्व कर रहा है, गुजरात में नरसिंह मेहता है, यूपी, राजस्थान, बिहार, प्रमुख संत कहाँ कहाँ के हैं, वहाँ उनके क्षेत्र से संबंधित सवाल आते हैं, वो ध्यान रखेंगे। और हम इसमें 2 ही धारा पढ़ते हैं, एक तो सगुण धारा पढ़ते हैं, एक निर्गुण पढ़ते हैं। निर्गुण में और सगुण में क्या अंतर है, और निर्गुण में हम पढ़ते हैं सूफियों को, उससे पहले पढ़ते हैं संतों को। संतों में और सूफियों में कहाँ समानता है, कहाँ अंतर है, क्या इनकी प्रवृत्तियाँ हैं। ऐसे यहाँ जो है राम मार्गी शाखा की क्या विशेषता है और कृष्ण मार्गी शाखा की क्या क्या विशेषताएँ हैं। सबसे पहले तो इन पहलुओं को तैयार कीजिए और इसके साथ साथ जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है, अद्वैतवाद क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, द्वैताद्वैतवाद क्या है और ये किस किस ने दिए हैं, वो दार्शनिक पृष्ठभूमि भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है मित्रों। तो भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य या विशेषकर राजस्थान में जो मीराबाई, और आप तो देखिए कि जो दादू दयाल हैं जो गुजरात के हैं, उनकी भी कर्मभूमि राजस्थान रही है, तो राजस्थानी उनको मान लेते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख जो संत रहे हैं, संत धन्ना हैं जो टोंक के धुलेल गांव के हैं। राजस्थान में संत परंपरा की शुरुआत तो धन्ना से मानते हैं, लेकिन ये कि जो विधिवत शुरुआत है उसकी जाम्बोजी की तरफ जाते हैं 15वीं सदी में। उन सब पहलुओं को ध्यान रखेंगे मित्रों। और विशेषकर कबीर, रैदास, दादू और सूफी काव्यों में सभी कुतुबन, मंझन, जैसी। और ऐसा नहीं है कि ये 3 नाम आ गए तब और नहीं पढ़ने हैं, सब पढ़ने हैं। कि यहाँ सूरदास का नाम आ गया है, बस सूरदास, नंददास, मीराबाई पढ़ेंगे और अष्टछाप के और कवियों को नहीं पढ़ेंगे, रहीम को नहीं पढ़ेंगे, मीराबाई को नहीं पढ़ेंगे। सबसे सवाल आने हैं। आप ये ध्यान रखो, 4 तो मेजर कवि हो गए प्रमुख, जिसमें कौन कौन हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, जायसी हो गए, कबीर हो गए। इनसे 4-5 सवाल तो आप सीधे सीधे ये मान लेना कि इनकी कविता की कौन सी विशेषता नहीं है, रामचरितमानस की कौन सी विशेषता नहीं है। तो भाषा और संवेदना शिल्प को लेकर के जो भी इन्होंने प्रयोग किए हैं, कि इन्होंने प्रबंध शैली, कौन सी भाषा अपनाई, कौन ने मुक्तक शैली अपनाई, उन सब पहलुओं को ध्यान रखेंगे। विशेषकर रामचरितमानस के कांडों का क्रम और उन कांडों में कौन कौन सी घटनाएं हैं, उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। और तुलसीदास के काव्य रूप में कौन सा गीति काव्य है, कौन सा मुक्तक, कौन सा प्रबंध काव्य, कौन सी रचना ब्रजभाषा में है, कौन सी अवधि में है, साहित्यिक अवधि है कि कौन सी अवधि है, इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। और विशेषकर तुलसीदास ये प्रतिनिधि जो कवि हैं, इनकी जो बहुत चर्चित पंक्तियाँ हैं, वहाँ से भी सवाल परीक्षा में पूछते हैं। तो मित्रों 30 सवाल भक्ति काल से संबंधित होंगे, जिसमें आपको मुख्य तौर से संत साहित्य, सूफी साहित्य, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी, इनकी आपको विशेषताओं को अच्छे से याद करना होगा। इसके बाद देखिए अगली इकाई है रीतिकाल, जहां से आपके 30 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं। रीतिकाल में एक चीज ध्यान रखेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो ठीक है, पर रीतिकाल में काव्यशास्त्र और संस्कृत के वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, किस किस ने लिखे हैं, जिनका रीतिकाल पर, रीतिकालीन कवियों पर प्रभाव पड़ता है।
रीतिकालीन कवि 3 भागों में हैं जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बांटे हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। कौन कौन से हैं वो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, और कौन कौन से दरबार से जुड़े हुए हैं, कौन सी रचना किस दरबार में लिखी गई है। कई बार तो नामकरण समानता मिलती है, जैसे कि मतिराम ने मतिराम सतसई भोगीनाथ के आश्रय में लिखी, जबकि देव का जो प्रिय राजा था वो भोगी लाल है। अब रामचंद्र शुक्ल ने भोगी लाल को ही मोतीलाल बताया है। तो इन सब बारीकियों का पता आपको होना चाहिए। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कविता में आपस में अंतर करना अच्छे से आपको आना चाहिए, प्लस इनकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। और दरबारी रचनाओं में विशेषकर केशवदास, मतिराम, भूषण देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति आलम और घनानंद। अब यदि ये नाम दे रखे हैं तो इनका आप कालक्रम के लिए तैयार रखना। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इनसे कालक्रम से ही बना देंगे, 4-4 के क्रम से लगाओ। तो ये नाम है, ये तो हमको विशेष रूप से पढ़ने हैं। इसके अलावा रीति काल में लगभग 25-30 ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं हमको याद रखनी होती है। तो मित्रों, और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो रचना है वो कौन सी रस विषय ग्रंथ है, कौन सा अलंकार विषय ग्रंथ है, कौन सा नायिका भेद से जुड़ा हुआ है, कौन सा सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। पिछली बार तो एक पहला ही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, चिंतामणि त्रिपाठी का कविकुल कल्पतरु। तो वो तो सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा होता है जिसमें रस, छंद, नायिका भेद, प्रभेद सबका समावेशीकरण हो जाए। पद्माकर की कविता की कौन सी विशेषता नहीं है, सेनापति का प्रकृति बोध। तो मित्रों, बहुत इसमें क्या है कि एक तो दरबार से संबंधित सवाल ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस रचना को जो लिखा है उसकी प्रकृति क्या है। तो इन पहलुओं को, और रीतिबद्ध कवि कौन कौन हैं, कौन कौन सिद्ध हैं, और इनकी प्रवृत्तियों में अंतर क्या क्या है, अंतर पर विशेष फोकस रखेंगे। सीधे सीधे कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है। उन्मुक्त स्वच्छंदतावाद, व्यक्तिकता, अनुभूति प्रवणता, सामाजिकता। तो क्या उत्तर हो जाएगा? सामाजिकता। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें रीतिकाल से जुड़े हुए पहलू में 30 क्वेश्चन आने हैं, और इसके पश्चात आधुनिक काल के काव्य पक्ष से ध्यान रखेंगे 30 क्वेश्चन। काव्य पक्ष से है तो काव्य पक्ष में क्या है, लेकर के नवजागरण की पृष्ठभूमि, भारतेंदु उसके मंडल से लेकर के और समकालीन कवि तक। और इसमें देखिए आपको भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, उसके बाद उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्री और समकालीन, इन पूरी कविता के कालखंडों की विशेषताएं, उससे पहले और उसके बाद के जो कालखंड है उससे उसका क्या अंतर है, इनको विशेष ध्यान रखेंगे। कौन सा कवि किस कालखंड में बैठा हुआ है। प्रश्न आएगा कि भारतेंदु मंडल का कौन सा एक कवि नहीं है, किस कवि का संबंध द्विवेदी काल से नहीं है, कौन सा द्विवेदीकालीन कवियों में स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। इस प्रकार के सवाल भरपूर मात्रा में परीक्षा में आएंगे। और चर्चित कवियों की चर्चित पंक्तियाँ, और छायावाद के चारों कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अज्ञे हैं, महत्वपूर्ण रचनाकार जो हैं रघुवीर साहा है। इनकी रचनाओं का कालक्रम से सवाल यहाँ से बड़े स्तर पर बनेगा। और मित्रों, ये जो नाम आप देख रहे हो, निराला, पंत, महादेव वर्मा, प्रसाद त्रिपाठी, सूर्य निराला, है ना, श्याम नारायण पांडे, दिनकर, इधर देखो अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर साय, विजयदेव नारायण शाही, तीसरे शतक के जो कवि हैं, जगदीश गुप्त, और इसके बाद में अलग से जो नाम जोड़े हैं कुछ, अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धनवा, लीलाधर जगुड़ी, वेणुगोपाल, नंद चतुर्वेदी, हरीश बादानी। इनकी रचनाओं से कालक्रम वाले सवाल परीक्षा में बनाए जाएंगे। इस यूनिट से कम आप देखना कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कालक्रम से लगवाए जाएंगे। तो ये यूनिट कालक्रम के दृष्टिकोण से इकाई 4 और इकाई 5 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, कालक्रम वाले सवालों पर विशेष ध्यान देना है, चर्चित पंक्तियों को बराबर ध्यान रखना है। कोई भी कालखंड पढ़ रहे हो आप, प्रगतिवाद पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि पढ़िए। प्रगतिवाद क्यों आया, प्रगतिवाद से पहले छायावाद था, उस छायावाद में कौन सी न्यूनताएं रह गई जिनकी पूर्ति करने के लिए प्रगतिवाद को आना पड़ा।
और जब प्रगतिवाद आ गया तो उसने साहित्य में कौन सी विशेषताओं को स्थापित किया, कौन कौन से कवि रहे हैं, उन कवियों ने कौन कौन से संग्रह अथवा प्रबंध रचनाएं लिखी हैं, इन सब पहलुओं को मित्रों अच्छे से आपको जानना है। और ये समकालीन कविता तक, भारतेंदु काल से लेकर समकालीन कविता तक, और विशेषकर वो रचनाएं जो साहित्य अकादमी से, व्यास सम्मान से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुकी हैं, उन रचनाओं को तो कंठस्थ आपको याद रखना है। इकाई बहुत आसान है लेकिन बहुत मेहनत की डिमांड करती है। 30 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, होनहार विद्यार्थी यहाँ से 30 में से 30 का जवाब देगा। ध्यान रखेंगे, ये है इकाई 4 जो केवल आधुनिक काल में काव्य से संबंधित है, और ये है अंतिम इकाई 5 जहाँ से 30 क्वेश्चन होंगे लेकिन ये केवल गद्य से संबंधित होंगे, और यहाँ से भी कालक्रम के विशेष सवाल बनेंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन कालक्रम के आपको यहाँ से मिलेंगे। तो किस प्रकार आधुनिक हिंदी गद्य का निर्माण भारतेंदु काल से प्रारंभ हो गया था। भारतेंदु काल से उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, यात्रावृत्त, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, पत्र साहित्य, डायरी, तमाम विधाएं फैल निकली। हाँ, रिपोर्टाज जरूर द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में बाद में उत्पन्न हुई विधा है। तो ये सब विधाओं से सवाल, और यहीं पर विद्यार्थी बहुत रट्टा लगाता है कि यार सब घुलमुल हो रहा है। इसका एक तरीका है, इसका बार बार रिवीजन करते रहो आप। और महत्वपूर्ण उपन्यासकार जिसमें आप जैसे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, अज्ञे हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, अमृतलाल नागर हैं, भीष्म साहनी है, फणीश्वरनाथ रेणु है, जो महत्वपूर्ण कहानीकार भी हैं। इनके उपन्यासों का कालक्रम तैयार रखें। रेखाचित्र संस्मरण में महादेव वर्मा को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। नाटकों में भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, लक्ष्मी नारायण लाल को, उपेंद्रनाथ अस्क को, मोहन राकेश को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मित्रों, मालूम चल जाता है कि यहाँ से इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार कालक्रम के सवालों पर विशेष फोकस देंगे। क्लास में पढ़ाते समय गद्य काल में आप देखेंगे कि गद्य का दायरा इतना बड़ा है कि गद्य साहित्य को पढ़ाने में, केवल इस इकाई को पढ़ाने में मुझको कम से कम 100 व्याख्यान देने पड़े हैं। 100 व्याख्यान, केवल लगभग 150 घंटे की क्लास मैंने केवल और केवल इस इकाई से ली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण इकाई होगी। विशेषकर इसमें ध्यान रखेंगे नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना। ये ऐसी विधाएं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहानी और उपन्यास को मिलाकर के कथा साहित्य कहते हैं, ध्यान रखेंगे। पर कथा साहित्य में केवल कहानी और उपन्यास आते हैं, नाटक निबंध नहीं आते हैं। इसमें आप मान के चले कि नाटक से कम 3 क्वेश्चन, कहानी से और 3 क्वेश्चन आपके उपन्यास से, 3 क्वेश्चन निबंध से और 3 क्वेश्चन आलोचना से। यानी कि 3, 6 और 6 12, 3 15 क्वेश्चन तो आपको, और 15 ही 15 नहीं बल्कि ये 20 भी हो सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपको इन प्रमुख 5 विधाओं से मिल जाएंगे। बाकी संस्मरण से एक आ लिया, एक रेखाचित्र से पूछ लेंगे, एक जीवनी से, एक आत्मकथा से पूछ लेंगे। ऐसे करके पत्र साहित्य, पत्रिकाएं, विभिन्न पत्रिकाएं भारतेंदु काल की, द्विवेदी काल की, विशेषकर सरस्वती मंडल में, मतवाला मंडल में कौन कौन जुड़े थे। तो मित्रों, टोटल जो है यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप 30 क्वेश्चनों को बना पाते हैं तो आपकी विजय सुनिश्चित है। मित्रों, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए विशेष ध्यान रखना है। तैयारी इतनी मजबूती से कर लो, ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने की प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर लीजिए आप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार की यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके 300% में से 290 का स्कोर। हालांकि मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कि 10 क्वेश्चन भी हम क्यों छोड़ें, एक भी क्वेश्चन हमारा क्यों गलत हो। लेकिन मानवीय भूलवश प्रत्येक इकाई से यदि एक प्रश्न हम नहीं भी करते हैं तो 290 क्वेश्चन सही करेंगे हम, और 290 के बाद में आपकी जो रैंक होंगी वो अंडर 5 में आएगी। 1 2 3 4 5 ऐसी रैंक। क्योंकि जो 24 नंबर का इंटरव्यू होना है उसमें 6 नंबर से कम तो किसी को वैसे ही नहीं मिलते हैं।
बढ़िया, और हम बोल जाएंगे उस वक्त तो और तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा, तो 20 नंबर वहाँ लाएंगे, करेंगे राजस्थान को टॉप। दिक्कत कहाँ है? आप सोच रहे होंगे गुरुजी इतनी आसानी से ये सब बातें बोल दे रहे हैं। अरे ये चीज़ें हैं ही इतनी आसान, कठिन जटिल तो हम बना लेते हैं। सीटें कम है, टाइम कम है, ये टाइम तो हमको 5 साल और मिल जाएगा तो भी कम ही लगेगा। उस समय लगता था कि अरे अप्रैल में 1 महीना और मिल जाए, बस 1 महीना और मिल जाए, टाइम मिला। लेकिन टाइम मिलने के बाद में हम सो जाते हैं, हम शिथिल हो जाते हैं, मानव का स्वभाव है। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, ये 3-3.25 महीने का टाइम अभी भी है। 3.25 महीने का समय हमारे पास कम नहीं है। इस 3.25 महीने को दुगुना अध्ययन करो, 6 महीने का समय बना दो आप, और 6 महीने वाला समय बना दोगे, बचता क्या है शेष। इसलिए मित्रों दिन जगो रात जगो, 6 घंटे की नींद जरूर पूर्ति करते रहो और दिन रात जगो। और महादेव वर्मा की पंक्ति हमेशा याद रखो कि पूछता क्यों शेष कितनी रातें हैं। हमको युद्ध लड़ना है, यह आरपीएससी अपने आप में युद्ध है। और इतनी गहराई से तैयारी कर लोगे तो आप इतने आनंदित हो जाओगे इस पढ़ाई में कि कॉलेज लेक्चरर लगने के बाद भी फिर इसकी मिठास को आप भूल नहीं पाओगे, और ज़्यादा पढ़ते ही चले जाओगे। और तब तक पढ़ोगे जब तक कि उस अनंत परमात्मा ने इस जीवन को आपको सौंपा है। तो मित्रों मेरा यही कहना है, मैं आपको अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत अच्छा अपने आप को प्रस्तुत करो, बेहतर सामग्री ले आओ और सिलेबस को बिल्कुल अपने सर के सम्मुख टिका लो। बराबर देखते रहो कि कोई यूनिट आपकी कमज़ोर तो नहीं है। यदि ऐसा लग रहा है तो उस पर विशेष ध्यान दो। इसके साथ साथ 3 से 4 घंटे राजस्थान जीएस को साथ लेकर के चलो, मेरिट को ऊपर करने में उससे हमें और सहायता मिलेगी। तो इस रणनीति के साथ में आप अध्ययन कीजिए। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर कुछ निर्देशित करो, तो मैंने आज का ये व्याख्यान इस संदर्भ में रखा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।